हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्टडी टू लाइफ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के बीच एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। हम इसमें आज पढ़ने वाले भूगोल के जो बिहार भूगोल है इसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों, ये प्रश्न आपको बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे बिहार एसएससी, चाहे एसएससी बिहार का सीजीएल, या बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, इस सभी में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का अंत तक देखिए। हाँ दोस्तों, इससे पहले कुछ प्रश्न जो लगभग में 150 प्लस प्रश्न जो है हम ऑलरेडी जो है वीडियो बना दिए। अगर ये सब नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के अंदर में लिंक लगा हुआ है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, आज जो है मेरा जनगणना से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है ये स्टार्ट आज होगा। तो दोस्तों, आइए हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ये सब पढ़ना चाहते हैं, अगर इस सब के बारे में, टॉपिक के बारे में, या अगर आपके पास बुक होगा, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो इस पर हम एक अलग वीडियो लेके आएंगे। तो दोस्तों, आइए देखिए, आज की मेरा जो पहला प्रश्न है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अंतर क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, जनसंख्या का महत्व सर्वप्रथम ईसा पूर्व भारत में किसके शासनकाल में समझा गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक अंग्रेजी सरकार 1861 में जनगणना कार्य क्यों करवाना चाहती थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये भारतीय समाज में पहले से विद्यमान विभाजनों को जीवित रखना चाहती थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार में पहला जनगणना कार्य कब शुरू किया गया या कब हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1872 से 73 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1881 में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किस वर्ष की जनगणना बिहार के स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1941 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा W.M. थॉमसन ने। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए, कृषि योग्य भूमि भी होगा, सभ्यता की अवस्था और स्थानों की सुलभता, उपरोक्त सभी। उसका उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, मतलब उपरोक्त सभी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाए, देखिए, बेरोजगारी भी होगा, निम्न जीवन स्तर भी, कृषि संसाधनों की कमी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा डी। किस वर्ष की जनगणना कार्य जनगणना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के आधार पर हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कार्य किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाने लगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनगणना अधिनियम 1948। इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नई जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 15 फरवरी 2000 ईस्वी को जो है ये की गई थी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ये, देखिए दोस्तों, ये 15वां ये क्रम था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है,
जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। दोस्तों ये प्रश्न बहुत भी है, ये बीपीएससी के जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा हुआ है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, बीपीएससी हो या स्टेट, जो बिहार स्टेट मतलब कोई भी एग्ज़ाम, तो इस सब को आप याद करके जाए। बिहार की जो एग्ज़ाम में अब जो पूरे आंकड़ा जो है पूछ लिया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 10,40,99,452। दोस्तों ये डेटा पूरे याद रखें आप, क्योंकि ये पूरा डेटा ही पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8.60%। तो इसको आप याद रखें। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर सबसे नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आते हैं, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हमारे बिहार आते हैं। तो इसको आप याद रखें। बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 का कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, देखिए 25.4%। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत भी है, ये ऑलरेडी प्रश्न बीपीएससी में ये पूछ चुका है एग्जाम में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, ये छठा हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला 19 नंबर जो प्रश्न है, जनगणना से संबंधित। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 61.8%। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 71.2%। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 54.5%। दोस्तों ये प्रश्न ऑलरेडी बीपीएससी में ये पूछा हुआ था, 67th जो बीपीएससी के एग्ज़ाम हुआ था इसमें ऑलरेडी ये प्रश्न आया था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 34वां। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या के प्रतिशत क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15.9% है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति की जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये तीसरा स्थान है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये 1,65,67,325 ये कुल जनसंख्या मतलब अनुसूचित जाति के हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कुल जनसंख्याओं में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1.3% है। इसी में देखिए दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत भी है, ये बिहार की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 88.7% जो है ये जनसंख्या का जो कुल जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 11.3%। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नगरीय जनसंख्या के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये 12वां स्थान है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये 1106 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत भी है, इसको आप याद रखें।
इसी में देखिए वही से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि पूरे जो है क्राउन पब्लिकेशन के तैयार किया गया ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस सब का पूरे का याद। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनघनत्व में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 225 जो है ये जनघनत्व में वृद्धि हुई है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्रामीण जनघनत्व बिहार में क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 1006 ये ग्रामीण जनघनत्व। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नगरीय जनघनत्व बिहार में क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 558 है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, बिहार में नगरीकरण का प्रतिशत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जो 11.3% ये है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का लिंग अनुपात क्या है? अर्थात 1000 पुरुषों में महिलाओं की जनसंख्या कि क्या? दोस्तों आपको बता दें लिंग अनुपात जो निकाला जाता है प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या निकाली जाती है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 918 है, मतलब प्रति 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रामीण लिंग अनुपात क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 921 है ग्रामीण बिहार में ग्रामीण लिंग अनुपात। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में नगरीय लिंग अनुपात क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 895। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में लिंग अनुपात में वृद्धि 2001 से 11 में कितना हुआ है? तो मतलब कितना वृद्धि हुआ है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 1 वृद्धि हुआ है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन 2001 से 11 में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 5 है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, लिंगानुपात में दशकीय परिवर्तन 2001 से 11 में नगरीय क्षेत्रों में क्या है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये 28 है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति में दशकीय वृद्धि दर 2001 से 11 में कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 27। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या बिहार में क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 26। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किस अंतराल में बिहार की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई थी? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1951 से 1991 में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पटना, सर्वाधिक जो जनसंख्या इसी नगर में है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर जिला है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोहतास जिला जो है। दोस्तों ये प्रश्न का आप कन्फ्यूजन नहीं करें, क्योंकि पटना में सर्वाधिक, पटना हम लोग भले के रह के जाकर पढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है रोहतास है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, रोहतास जिला का साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 73.4% जो है साक्षरता दर रोहतास जिला के हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये शेखपुरा जो होगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार को न्यूनतम साक्षर वाला जिला कौन होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पूर्णिया जिला में जो है सबसे कम जो है साक्षरता दर है। तो उसका उत्तर हो जाएगा बी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिवहर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैमूर जिला। देखिए बिहार का जो न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला जो है कैमूर है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है,
बिहार का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये गोपालगंज जो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। दोस्तों, लिंग अनुपात से संबंधित जो प्रश्न सब आप अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऑब्वियसली पढ़ कर जा। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुंगेर। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गया जिले में। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शिवहर। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक नगरीकरण हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये पटना। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे कम नगरीकरण हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर में। हमारा जो अगला प्रश्न है, पटना शहर में बिहार के कुल शहरी आबादी का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 43.48%, मतलब 43.48%। दोस्तों, इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव जो मेरा है जलवायु से संबंधित ऑब्जेक्टिव है। देखिए यहाँ से इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, ऋतु का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौसम के विभाग से संबंधित ऋतु का अर्थ होता है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मानसून शब्द अरबी भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौसम सबसे जो है मानसून शब्द के जो लिया गया है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मौसम पवनें कहलाती हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये वह पवनें जो मौसम परिवर्तन के साथ दिशा पूर्णतः बदल लेती हैं, तो उसे मौसम पवनें कहते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा ए। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, मौसम को प्रभावित करती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये देखिए वायुदाब, तापमान, आर्द्रता सभी को जो है मौसम को प्रभावित करते, उसका उत्तर हो जाएगा डी। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु को किस नाम से पुकारते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मानसूनी जलवायु कह के पुकारते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ये देखिए ये ग्रीष्म, शीत व वर्षा इस प्रकार ये बटा हुआ है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मानसूनी जो जलवायु बिहार की है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार भारत के किस जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा उत्तरी मैदान के उष्ण मानसूनी जलवायु में हमारा बिहार है। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु में किसके लक्षण मिलते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाद्वीपीयता के लक्षण जो मिलते हैं। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। तो बंगाल के मानसून की शाखा से हमारे बिहार में अधिक की वर्षा होती है, इसलिए यही प्रभावित ज़्यादा करती है। तो इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के पूर्वी भाग में कौन सी जलवायु जलवायु पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न, बिहार के पश्चिमी भाग में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
ये आर्द्र शुष्क जलवायु पाई जाती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में तापमान जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है? तो इसका कारण देखिए, क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग ये कर्क रेखा जो 23 डिग्री के ऊपर पड़ता है, और क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, क्योंकि सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है, तो इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा तीनों, मतलब उपयुक्त सभी डी हो जाएगा। तो इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के मौसम में विषमता क्यों पाई जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समुद्र से दूर होने के कारण। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मई और जून के महीने में भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में चलने वाले अत्यंत गर्म व शुष्क पवनों को लू कहते हैं। ये गर्म हवाएं गंगा के दक्षिणी मैदान में कितनी किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये बहती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 8 से 16 प्रति किलोमीटर घंटा की रफ्तार से ये चलती हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गर्म पड़ती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये गया जिला में सबसे अधिक गर्म पड़ती हैं। इसी में देखिए जलवायु से संबंधित जो 19वां नंबर प्रश्न है, बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय लक्षण अधिक पाए जाते हैं क्योंकि? इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा स्तन अपवर्ण के कारण जो है पाए जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न जो है, जो जलवायु संबंधित 20वां नंबर प्रश्न है, बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये कर्क रेखा की स्थिति, हिमालय, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब डी इस प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये CWG के अंतर्गत ये आते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिणी बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा AW में ये अधिकांश भाग बिहार के आते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, थॉर्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा CAW में ये आते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, त्रिवार्ता की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार किस विभाग में आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा CAW विभाग में ये आते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी की, मतलब बंगाल की खाड़ी के मानसून से हमारे बिहार में अधिक वर्षा होती हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में ग्रीष्म काल की अवधि क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य मार्च से मध्य जून में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ के मानसून से वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर सबसे अधिक जो हमारे बिहार में वर्षा बंगाल की खाड़ी से अधिक वर्षा हमारे बिहार में होती हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मौसम विभाग के अनुसार बिहार में सामान्यतः कितनी ऋतुएं होती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 4। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कहाँ सर्वाधिक मौसम मतलब औसतन वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर्वाधिक वर्षा जो है किशनगंज में होती है। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होती हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में वार्षिक वर्षा ताप का औसत क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये 1013 मिलीमीटर। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार के उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में कहाँ से वर्षा प्राप्त
होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये, देखिए यहाँ से दक्षिण पश्चिमी मानसून से भी और नॉर्थ से भी, तो हो जाएगा उसका उत्तर ए और बी दोनों, इसका उत्तर हो जाएगा सी। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में किस मानसून से बिहार में मतलब प्रभाव रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून की वापसी कब से शुरू हो जाती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अक्टूबर माह से। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जोर रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का ये जोर रहता है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में झंझावातीय वर्षा होने के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है, इसका क्या कारण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चक्रवातीय तूफान के कारण होती है। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर पश्चिम मानसून भी, उत्तर पूर्वी भी और दक्षिण मतलब उपरोक्त सभी, उपरोक्त मतलब सभी डी होगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में शीत ऋतु किस माह के मध्य रहती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान से बिहार के कितने जिले प्रभावित होते हैं? तो 27 जिला जो लगभग में बिहार के चक्रवात तूफान से ही प्रभावित हो जाते हैं। इसी में देखिए बिहार की जलवायु को विभाजित किया जाता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये देखिए पश्चिम उत्तर का मैदान, पूर्व का मैदान, दक्षिण पश्चिम का मैदान, उपरोक्त सभी हो जाएगा। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति रहती हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये मध्य भाग में ये रहती हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में जो मतलब समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये अप्रैल माह में जो रहता है आर्द्रता। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्थ की उत्पत्ति कहाँ होती है जिसका सबसे ज़्यादा असर पूर्वी बिहार में पड़ता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में पड़ता है। बिहार राज्य की औसत वर्षा कितनी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये देखिए 50 से लेकर 150 सेंटीमीटर। बिहार का सबसे गर्म स्थान कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गया। इसी में देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद जिले में सबसे कम वर्षा होती है। बिहार के किस भाग में सबसे पहले वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में बिहार के पूर्वी भाग में आने वाले चक्रवातीय तूफान को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये देखिए ये काल वैशाखी के नाम से भी, अम्र बछौर के नाम से भी और नॉर्थ के नाम से, मतलब उपरोक्त हो जाएगा सभी के नाम से ही जाने जाते हैं। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, शीत ऋतु के सामान्य तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस से या उससे अधिक तापमान में कमी आने की स्थिति को शीत लहर कहते हैं। बिहार में कम सर्वाधिक ठंडा पड़ता है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये जनवरी में। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिमी मानसून बिहार में कब तक रहता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 15 अक्टूबर तक। दोस्तों इससे आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये देखिए यहाँ से संसाधन एवं प्रवाह तंत्र के मतलब जल संसाधन एवं प्रवाह तंत्र के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।